सुबह का वक्त था। गांव का माहौल सूखा और संजीदा था। मुखिया एक दरख्त के नीचे मायूस खड़ा था। तभी राजेश आता है और मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, आप यहाँ इस तरह नाराज खड़े हैं, क्या बात है? राजेश, तुम तो जानते हो कि हिम्मतपुर कस्बा पिछले 5 साल से बिना बारिश के तड़प रहा है। खेत सूख गए हैं और हमारी जमीनें बंजर हो चुकी हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, लेकिन इसके लिए इतना परेशान क्यों? जमींदार इस हालात का फायदा उठा रहा है। वो कस्बे के लोगों को कर्ज देकर मदद का दिखावा करता है, लेकिन असल में भारी ब्याज लेकर उनकी जमीनें हड़प लेता है। अब तक कई किसानों की जमीन उसके नाम हो चुकी है। ये तो बहुत बुरा है, ये ठीक नहीं है, हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या करें? कस्बे के लोग डरते हैं क्योंकि जमींदार बहुत ताकतवर है। मुखिया जी, आप कस्बे के लोगों को इकट्ठा कीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। हमें मिलकर इसका रास्ता निकालना होगा और जमींदार से भी बात करनी होगी। लेकिन मुकेश, ये आसान नहीं होगा। आसान कुछ भी नहीं होता मुखिया जी, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। कल सुबह बात करते हैं। राजेश घर की ओर निकल जाता है। राजेश घर पहुंचता है। बिंदिया, मुझे तुमसे और तुम्हारे बच्चों से जरूरी बात करनी है। क्या हुआ राजेश? कमल और सुलेखा भी आ जाते हैं। आज मुखिया जी से मिला। कस्बे के हालात बहुत खराब हैं। 5 सालों से बारिश ही नहीं हुई और जमींदार ने कस्बे वालों का जीना हराम कर दिया है। वो कर्ज देकर उनकी जमीनें छीन रहा है। तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं कस्बे वालों को इकट्ठा करूंगा। हम जमींदार से बात करेंगे और उसे ये गलत काम करने के लिए रोकेंगे। तुम जानते हो ना कि जमींदार कितना खतरनाक है। उसे दुश्मनी मोल लेना सही नहीं है। अब्बू, अम्मी ठीक कह रही हैं। जमींदार के आदमी बहुत ताकतवर हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। कमल, डरने से कुछ नहीं होता। अगर हमें लगता है कि हम ठीक हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आंखों के सामने अन्याय होते हुए चुप रहना सब गलत है। हमें जुर्रत करनी होगी, चाहे वो जमींदार जैसा खराब इंसान क्यों ना हो। पिताजी, लेकिन अगर गांव वाले डरकर आपका साथ ना दे तो आप क्या करेंगे? तब भी मैं लड़ूंगा। याद रखना, अगर दिल में यकीन और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी ताकत जगह नहीं ले सकती। बिंदिया खामोश हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कमल और सुलेखा अपने पापा के इस यकीन को देखकर चुपचाप सोचने लगते हैं। कल कस्बे में एक नई शुरुआत होगी, अब और गलत नहीं सह सकते। राजेश संजीदगी से अपने कमरे में चला जाता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। राजेश चौपाल के बीच खड़ा था और मुखिया बगल में खड़ा था। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बारिश नहीं हो रही है, खेत बंजर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जमीन जमींदार को दे दे। जमीन हमारी रूह है, हमारी पुश्तैनी विरासत। इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। राजेश, जमींदार से लड़ना आसान नहीं है। वो बहुत ताकतवर है। ताकत केवल जिस्म की नहीं होती दोस्तों, असली ताकत हमारे इरादों और हमारे यकीन पर होती है। अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो कोई भी हमें हराने की हिम्मत नहीं कर सकता। राजेश ठीक कह रहा है, हमें अपनी जमीन और अपने हक को बचाने के लिए खड़ा रहना ही होगा। लेकिन अगर उसने हम पर हमला किया तो हम डट कर उसका सामना करेंगे। डर कर जीने से बेहतर है इज्जत के साथ मरना। यकीन रखो, जब हम एक होंगे तो जीत हमारी होगी। गांव के लोग धीरे धीरे राजी होते हैं। कुछ लोग राजेश की बहादुरी से प्रेरित होकर उसका साथ देने की बात करते हैं। जमींदार का साथी अनुज तेजी से भागते हुए जमींदार के पास पहुंचता है। कस्बे में राजेश ने लोगों को आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। क्या कहा? वो मामूली शिक्षक, आखिर वो मेरा बिगाड़ क्या सकता है? आप उसे मामूली मत समझिए। राजेश और उनका खानदान कस्बे का सबसे पढ़ा लिखा खानदान है। वो सिर्फ किसान नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालय का शिक्षक भी है। सरकारी स्कूल? बहुत मुश्किल से 2-4 बच्चे जाते हैं। वो कस्बे के लोगों को एकजुट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है। हमें कुछ करना चाहिए जमींदार साहब। जमींदार थोड़ा गंभीर हो जाता है और सोचने लगता है। तुम्हें याद है अनुज, बरसों पहले राजेश के अब्बू ने मुझसे कर्ज लिया था। मैंने उनसे एक मामूली कागज पर एक अंगूठा लगवाया था। हाँ साहब, लेकिन उसका कर्ज तो उसने चुका दिया था। हाँ, लेकिन उसे ये पता नहीं कि वो मामूली कागज अभी भी मेरे पास है।
अभी इसी वक्त मैं उसकी सारी जमीन और घर अपने नाम कर सकता हूँ। सुबह के वक्त जमींदार अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। राजेश, बाहर आओ। तुम्हारी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। राजेश बाहर आता है। बिंदिया और बच्चे भी घबराकर बाहर आते हैं। ये क्या तमाशा है? आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे राजेश, तुम्हारे अब्बू ने इस कागज पर अंगूठा लगाया था। इस कागज के मुताबिक तुम्हारे घर और जमीन अब मेरे नाम है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने अब्बू का सारा कर्ज चुका दिया था। हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने ये मामूली कागज मुझ पर छोड़ दिया था। अब ये कागज कानूनन मेरी जीत का सबूत है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अन्याय! कानून मेरे हाथों में है। तुम इस कस्बे से बाहर चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। जमींदार और उसके आदमी राजेश और बिंदिया को घर से बाहर निकाल देते हैं। सुलेखा और कमल ये सब देखकर रोने लगते हैं। आज हमारा घर छिन गया, लेकिन जुर्रत और सच का साथ कभी नहीं छूट सकता। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, जरूर। राजेश, बिंदिया, कमल और सुलेखा जंगल से होते हुए शहर जाने वाले रास्ते पर चल रहे थे। बिंदिया अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? बिंदिया, आगे खोलो बिंदिया, बिंदिया। लेकिन बिंदिया कोई जवाब नहीं देती। राजेश समझ जाता है कि बिंदिया अब इस दुनिया में नहीं रही। वो जोर से रोने लगता है। हे ऊपर वाले, ये सच्चाई की कीमत मेरी बीवी ने चुकाई। मैं ऐसे कैसे जी सकूंगा? राजेश की भी मौत हो जाती है। भैया, मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अब और कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं। कमल अपने मम्मी पापा का अंतिम संस्कार जंगल में ही कर देता है और वो दोनों भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगते हैं। चारों ओर बंजर जंगल था। सुलेखा, अब हमारे पास बचा ही क्या है? ना हमारा घर और ना हमारा खेत। अभी अम्मी अब्बू भी चले गए। इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हम दोनों शहर चले जाएंगे और दोबारा कस्बे में कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। सुलेखा उसे जवाब देने ही वाली होती है कि कमल अचानक कुछ देखता है। सुलेखा, वो देखो, वो पत्थर। अब ऐसा लग रहा है कि वो नाच रहा है। सुलेखा भी हैरानी से देखती है। अचानक एक पत्थर हवा में उड़ता है और डांस करने लगता है। चारों ओर सूखे दरख्त और वीरान जंगल में ये नजारा बहुत ही अजीब था। भैया, इस बंजर जंगल में जहाँ कोई उम्मीद नहीं, ये पत्थर कैसे नाच रहा है? ये तो बड़ा ही अजीब है। तभी उनके सामने एक साधु आते हैं। तुम्हें इस पत्थर से सीख लेनी चाहिए। देखो, इसने खुद को 5 सालों से सूखा देखा है और ये पत्थर कस्बे वालों का दुख भी देख रहा है, लेकिन इसकी रूह में एक आशा की किरण है। यही वजह है कि ये नाच रहा है। लेकिन हम क्या करें बाबा? हमारे पास तो सब कुछ छीन चुका है। तुम्हारे अम्मी अब्बू के नसीब में यही लिखा था, लेकिन तुम्हारे नसीब में लड़ना लिखा है। तुम्हारे अब्बू ने तुमसे बड़ी उम्मीदें की हैं। तुम्हें इस पत्थर से तालीम लेनी चाहिए। अगर ये पत्थर होकर उम्मीद नहीं छोड़ता, तो तुम इंसान होकर हार कैसे मान सकते हो? कमल और सुलेखा साधु की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। भैया, बाबा सही कह रहे हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें मम्मी पापा की मौत का बदला लेना ही होगा और गांव वालों को उनका हक वापस दिलाना होगा। हाँ सुलेखा, मैं लड़ूंगा। मैं जमींदार से हमारा सब कुछ वापस लेकर रहूंगा। ये मेरा वादा है। साधु मुस्कुराता है और चला जाता है। कमल और सुलेखा वापस अपने गांव की ओर लौट आते हैं। कमल और सुलेखा गांव के चौपाल पर खड़े होते हैं। आसपास गांव वाले जमा होते हैं। कमल हिम्मत से बोलना शुरू करता है। कस्बे के भाइयों और बहनों, ये वक्त डरने का नहीं है। ये जमींदार जिसने आपसे आपकी जमीन, आपकी मेहनत और आपकी इज्जत छीन ली, वो अब और हमें दबा नहीं सकता। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। हमें एकजुट होना होगा। गांव के लोग धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगते हैं। हाँ, तुम दोनों ठीक कह रहे हो।
अगर आज हमने खड़े होकर लड़ाई नहीं करी तो हमारी अगली पुश्तें भी यही झेलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमल सुलेखा जमींदार की हवेली की ओर जाते हैं। हवेली के बाहर अनुज और जमींदार के गुंडे खड़े थे। अनुज उन्हें रोकने की कोशिश करता है। रुको! अगर तुमने हवेली में कदम रखा तो अंजाम बुरा होगा। अनुज, आज ये कस्बा जाग चुका है। अब तुम्हारी धमकियों से कोई नहीं डरेगा। गांव वाले अनुज को पीछे ढकेल देते हैं और हवेली के अंदर घुस जाते हैं। जमींदार गांव वालों को देखकर चौंक जाता है। ये क्या गुस्ताखी है? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? हाँ, हम जानते हैं। तुम वो हो जिसने हमारे मम्मी पापा को मारा, हमारे खेत और घर छीन लिए। लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। गांव वाले जमींदार को घेर लेते हैं। कमल गांव वालों को जमींदार के दिए कागज दिखाता है और कहता है कि ये कागज कोर्ट में जमींदार के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे। जमींदार डर जाता है। मैंने जो किया वो लालच में किया। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हें तुम्हारी अपराधों की सजा कानून के जरिए मिलेगी। गांव वाले जमींदार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। जमींदार की हवेली, जमीन सब गांव वालों को लौटा दी जाती है। अगले दिन कमल अपने घर में अपनी बहन से बोला, हमने एक पत्थर से सीखा कि जब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं छोड़ते तब तक उम्मीद हमें मार नहीं सकती। वो पत्थर 5 साल से नाचता रहा, पूरा सूखा हुआ था, जबकि हमने हार मान ली थी। आज हम अपने अम्मी अब्बू का नाम वापस लाए हैं और उनकी इज्जत भी। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर संघर्ष में नाचने वाले पत्थर की तरह हमें कभी नहीं रुकना चाहिए, कभी नहीं। अपने भाई की बात सुनकर सुलेखा की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कमल ने सही कहा था।